बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसीसी के सब्जेक्ट MA1 के ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, जिसका नाम है जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट्स अबाउट जॉब कॉस्टिंग इज फॉल्स। नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है। जो गलत या फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारा सही आंसर होगा, और वो फॉल्स स्टेटमेंट हमने किसके बारे में ढूंढनी है? जॉब कॉस्टिंग के बारे में। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जॉब कॉस्टिंग के बारे में बिल्कुल सही हैं, एक ऑप्शन गलत होगी, वो गलत वाली हमने ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर ए, job costing is appropriate for a company which manufactures item to customer specification। तो हमें ये पता है कि जॉब कॉस्टिंग जो है वो कस्टम मेड काम करती है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करती है, किसी कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हम उस जॉब को टेलर करते हैं। ये स्टेटमेंट तो जॉब कॉस्टिंग के बारे में बिल्कुल सही है, तो सही स्टेटमेंट तो हमारा आंसर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर यूनिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर आर रिसीव्ड। जॉब कॉस्टिंग उधर इस्तेमाल होती है जिधर हम अपने कस्टमर से यूनिक, लासानी, डिफरेंट ऑर्डर रिसीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है जॉब कॉस्टिंग के बारे में, हर जॉब अपनी नेचर में यूनिक होती है। तो भाई ये वाली ऑप्शन भी सही है जॉब कॉस्टिंग के बारे में, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, जॉब कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग में एक ऐसी कॉस्टिंग होती है जिसमें हम हर ऑर्डर की कॉस्टिंग अलहदा करते हैं। भाई ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, जॉब कॉस्टिंग में हम हर स्पेसिफिक ऑर्डर की अलहदा कॉस्टिंग करते हैं। ऑप्शन डी, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है जॉब कॉस्टिंग सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है जो चीज़ों को बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जॉब कॉस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ए फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर रिसीव किया है, किसी कोई इंटरनल ऑडिट की असाइनमेंट है, कोई टैक्सेशन की असाइनमेंट है, कोई अकाउंट्स प्रिपरेशन की असाइनमेंट है, कोई ERP सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की असाइनमेंट है, तो वो सेपरेट जॉब होगी। तो ये वाली जो डी स्टेटमेंट है ये जॉब कॉस्टिंग के बारे में गलत है, और जो गलत है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम इन बैच 3। ऊपर दिए गए सिनेरियो में बैच 3 दिया होगा, उसकी हमें यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। सिनेरियो को देखते हैं। ए कंपनी यूजेस बैच कॉस्टिंग व्हेन प्राइसिंग अ यूनिट ऑफ क्लॉथिंग। बैच कॉस्टिंग कंपनी यूज करती है, टेक्निक जो है। बैच 1, बैच 2 एंड बैच 3, तीनों बैचेस की डिटेल नीचे दी गई हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है 15,800 का बैच 1 में, बैच 2 में ये नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एप्लीकेबल। बैच 3 में $1780 का है। डायरेक्ट मटेरियल बैच 1 में 6150, बैच 2 में 4250, बैच 3 में 8750, एंड डायरेक्ट लेबर $8500 की बैच 1 में, $9200 की बैच 2 में, एंड बैच 3 में $7300 की लगी है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन वो देता है, ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वार $27,200, इतने के ओवरहेड्स लगे हैं इस पीरियड में। और उनका एब्जॉर्प्शन बेस भी उसने बताई हुई है कि आर एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओवरहेड को हम एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर। किसकी बेस पर? लेबर कॉस्ट की बेस पर। बैचेस 1 एंड 3 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। बैच 1 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। बैच 1 कंप्राइज्ड 12,000 यूनिट्स। बैच 1 जो मुकम्मल हुआ वो 12,000 यूनिट का था, एंड बैच 3 जो है वो 15,000 यूनिट्स का है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? बैच 3 की प्राइस। 3 प्राइसेस तो बैच 3 की ये सीधी सीधी दी हुई हैं, ये हम ले लेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ बैच 3 $1,780। ऊपर हम लिख लेते हैं जी, बैच 3 की ये कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो भी हम लिख लेते हैं, वो हमें $8750 का गिवन है। एंड डायरेक्ट जो लेबर है ये भी हमें गिवन है
$7,300 की। ये 3 चीज़ें तो हमें सीधी-सीधी बैच 3 की गिवन है। भाई ये आपके क्वेश्चन के सिनेरियो में दी हुई है। अब लास्ट जो चीज़ है वो हमें डालनी है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की कैलकुलेशन हम इस साइड पर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ओवरहेड्स टोटल कितने थे, क्वेश्चन में गिवन थे $27,200 के। अब उसकी बेस उसने आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई थी, तो लेबर का जो डेटा है वो इधर गिवन है। बैच 1 में 8500, बैच 2 में 9200 एंड बैच 3 में 7300 के जो टोटल आवर्स हैं वो कंज्यूम हुए थे। तो अगर हम इनका टोटल कर लें तो ये 25,000 आवर्स बनते हैं। 25,000 घंटों की ये टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। तो हम 1 घंटे की लेबर को कॉस्ट को निकाल लेंगे। 27,200 टोटल ओवरहेड्स हमारे आगे और डिवाइडेड बाय इनको करेंगे हम इसकी बेस पे, जो बेस है लेबर आवर्स की टोटल 25,000 टोटल लेबर के आवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा $1.09 पर आवर। तो बेटा अब हमने सीधा सीधा निकालना है ओवरहेड्स बैच 3 के। तो ये जो आपको ओवरहेड्स की जो कॉस्ट मिली है ये 1 घंटे की है। तो अब हम देखते हैं कि जो कंपनी ने कंज्यूम किए थे बैच 3 में डायरेक्ट लेबर आवर्स वो कितने थे, वो थे जी 7300। ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे की कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 1.09। 7300 इंटू 1.09 ये आ जाएगा $7957 के ओवरहेड्स। तो जब हम इन सब को, इन चारों चीज़ों को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी $25,787 बैच 3 की टोटल कॉस्ट। अब बेटा हमने कितने यूनिट्स बनाए थे बैच 3 में जी, 15,000 यूनिट्स। ये हमें सिनेरियो में गिवन है। तो इस टोटल कॉस्ट को हम 15,000 के ऊपर जो 15,000 बैच के यूनिट्स हैं इनके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी $1.72। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच बिजनेस इज लीस्ट लाइकली टू यूज बैच कॉस्टिंग। नीचे दी गई ऑप्शन में से बैच कॉस्टिंग को कौन सी कंपनी या कौन सा बिजनेस कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरर। भाई जो फूड को मैन्युफैक्चरर होता है वो जो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो फूड बार बार एक ही तरह की इस्तेमाल की जा रही होती है, बनाई जा रही होती है और वो लार्ज क्वांटिटी में बनाई जा रही होती है, तो ये तो पसंद करेगा बैच कॉस्टिंग को। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अकाउंटेंसी प्रैक्टिसिंग फर्म, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी प्रैक्टिसिंग फर्म जो होती है उसकी हर जॉब यूनिक होती है, हर असाइनमेंट यूनिक होती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बैच कॉस्टिंग को कम से कम इस्तेमाल करेगा, इनफैक्ट ये जॉब कॉस्टिंग को प्रेफर करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं कि अकाउंटेंसी प्रैक्टिसिंग फर्म ने कभी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कभी उसने टैक्सेशन की असाइनमेंट करनी है, कभी उसने इंटरनल ऑडिट की असाइनमेंट करनी है, किसी क्लाइंट पर वो जाकर सॉफ्टवेयर्स को देख रहा है। तो बेटा ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जब चीज़ें होमोजीनियस ना हों तो हम बैच कास्टिंग की टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। गारमेंट्स फैक्ट्री जी ये भी बहुत लाइक करेगी बैच कास्टिंग को। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इसने भी जो कंपोनेंट प्रोड्यूस करने हैं, बार बार अगर कोई स्विच प्रोड्यूस कर रहा है या ट्यूब लाइट्स या कोई एलईडी बल्ब्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बार बार वही कंटिन्यूशन में कर रहा है, बल्क क्वांटिटी में कर रहा है। तो बैच कॉस्टिंग को ए, सी एंड डी पसंद करेंगे जबकि बी के लिए सुटेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कॉस्ट पर कैंडल इन दिस बैच। ऊपर कोई बैच बनाया होगा उसमें हमें एक कैंडल की कॉस्ट निकालनी है। सिनेरियो पे आते हैं। जिंक कंपनी प्रोड्यूसेस कैंडल्स इन द शेप ऑफ कंपनी लोगोस। कंपनी के लोगो की शेप में वो कैंडल्स को प्रोड्यूस करती है। ए कंपनी हैज ऑर्डर्ड 50 कैंडल्स यूजिंग द डिजाइन ऑफ देयर कंपनी लोगो। एक कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया 50 कैंडल्स का। जिंक कंपनी विल प्रोड्यूस दीज कैंडल टुगेदर इन बैच। अब जो जिंक कंपनी है वो उनको 50 की 50 कैंडल्स को एक बैच में बनाएगी। कॉस्ट फॉर द बैच ऑफ 50 कैंडल्स और नीचे दी गई है जी कॉस्ट वो जो 50 कैंडल्स की है। डायरेक्ट मटेरियल $60 का है, डायरेक्ट वेजेस $40 की हैं एंड ओवरहेड्स
जिंक कंपनी एब्जॉर्ब ओवरहेड एट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। भाई जो ओवरहेड्स है ना वो ये डायरेक्ट वेजेस का 20% होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट पर कैंडल कैसे फाइंड करनी है। बड़ा आसान सवाल है, बिल्कुल हलवे की तरह का ये सवाल है। आप पहले डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ले लें। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है जी $60 का। देन हम डायरेक्ट वेजेस की कास्ट को ले लेते हैं, वो हमारे पास आ रही हैं $40 की। एंड देन हमने ओवरहेड्स लेने हैं। अब ओवरहेड्स के बारे में उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 20% ऑफ दी डायरेक्ट वेजेस हैं, यानी कि डायरेक्ट वेजेस हैं हमारी $40 की। तो इसका 20% मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय आप 100 कर लेंगे तो ये आपके आ जाएंगे $8 के। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये $108 की टोटल बैच की कॉस्ट आएगी। ये क्या, ये अभी अभी आंसर नहीं आया भाई, ये है टोटल बैच की कॉस्ट। अब हमने एक बैच में कितने यूनिट्स बनाए थे, ऊपर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 50 यूनिट्स। तो भाई $108 डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स हम करेंगे या 50 कैंडल्स हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $2.16 पर कैंडल। ये हमने फाइंड करना था। तो 2.16 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, what fee will QAC charge for job 577? एक अकाउंटेंसी फर्म होगी, उसको एक जॉब मिली है जिसका नंबर है 577। अब उसकी फीस वो कितनी चार्ज करेगी। स्नैरियो पे आते हैं। QAC यानी कि क्विक अकाउंटिंग, सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी है जी $80 पर आवर के हिसाब से। नॉन सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी है $60 पर आवर के हिसाब से। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है पर सैलरी और $10। अच्छा जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर सैलरी और ओवरहेड जो हम चार्ज करेंगे, ये जो QAC अकाउंटिंग फर्म जॉब नंबर 577 को ओवरहेड्स चार्ज करेगी जितने उसके आवर्स लगेंगे। इस चीज से हट के कि वो सीनियर अकाउंटेंट के लग रहे हैं या नॉन सीनियर अकाउंटेंट के लग रहे हैं, जितने टोटल घंटे लगेंगे उन घंटों को मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो वो ओवरहेड्स हम चार्ज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, की इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। बाकी चीजें तो हम सीधी सीधी कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने ये इधर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जी, द फी QAC चार्ज क्लाइंट्स फॉर जॉब इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द कॉस्ट एंड एडिंग 30%। मतलब जब हम सारी कॉस्ट ले लेंगे जितनी क्विक अकाउंटिंग की कॉस्ट आती है, सीनियर अकाउंटेंट, नॉन सीनियर अकाउंटेंट एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट, इनको हम प्लस करेंगे, उसके ऊपर हम 30% अपना प्रॉफिट डालेंगे, तो वो कॉस्ट हम चार्ज करेंगे अपने क्लाइंट को। जॉब 577 टुक 15 सीनियर अकाउंटेंट आवर्स प्लस 30 नॉन सीनियर अकाउंटेंट आवर्स। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर जी हम और मेंशन कर लेते हैं और इधर हम उसका रेट मेंशन करके नेक्स्ट हम टोटल लिख लेते हैं और इधर हम डिटेल लिख लेते हैं। सीनियर अकाउंटेंट के कितने घंटे लगते हैं, तो सीनियर अकाउंटेंट को उसने बताया जी 15 घंटे लगने हैं। इसके घंटे हैं जी 15 और इसका रेट कितना दिया हुआ है $80, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये $80 है, 15 क्या है और 15 मल्टीप्लाइड बाय 80 तो $1200 जो है ये तो सीनियर अकाउंटेंट की फीस होगी। उसके बाद जी नॉन सीनियर के कितने हैं जी 30 नॉन सीनियर के लगते हैं, ये भी हम ले लेते हैं। नॉन सीनियर अकाउंटेंट के घंटे लगते हैं जी 30, ये 30 हमारे ऑर्स है एंड इसका रेट है $60। $60 इसका रेट है। 30 इंटू $60 करेंगे तो $1800 जो है वो आपके आ जाएंगे नॉन सीनियर अकाउंटेंट के। अब बेटा इधर साइड पर हम जरा ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ओवरहेड की कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होता है। तो हमने ऊपर मेंशन किया था कि जितने टोटल घंटे लगेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर सैलरी आर इज $10। तो टोटल घंटे कितने लगे, सीनियर के 15 और नॉन सीनियर के आपके लगे 30, 15 प्लस 30, तो टोटल घंटे कितने लगे आपके 45। तो भाई 45 टोटल आपके आवर्स हैं। एक आवर का उसने रेट बताया था $10। तो भाई 45 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय $10, तो ये आपका हो जाएगा $450 ओवरहेड्स की कॉस्ट।
तो हम जो ओवरहेड्स की कॉस्ट डालेंगे इस जॉब को, वो हम डालेंगे $450। तो भाई ये इधर जो 45 है टोटल और आपने ले लेने हैं, और इधर $10 रेट। इसकी सारी कैलकुलेशन मैं आपको ये वर्किंग में बता चुका हूं। अब जब हम इसका टोटल करेंगे इन तीन पोर्शंस का, ये वाले तीन पोर्शंस का, तो ये बेटा आपके पास आएगा $3450। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 577 ये आ गई। लेकिन ये तो हम चार्ज नहीं करेंगे, 30% ऐड करके हम क्लाइंट को जॉब की कॉस्ट चार्ज करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं 30%। तो भाई ये ऐड करने के लिए 3450 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, जब आप ये करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी $1035। तो इन दोनों को जब आप टोटल करेंगे, जो ग्रीन में मैंने ब्रैकेट में इन किए हैं, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी $4485। तो बेटा ये टोटल कॉस्ट होगी जो जॉब 577 को चार्ज होगी। ऑप्शन नंबर C is the right answer. Question number 6. What was the prime cost of job XF772? प्राइम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। सिनेरियो की तरफ आते हैं। X फर्नीचर मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। भाई स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर है तो इसका मतलब है जॉब कॉस्टिंग है। XF कैलकुलेट्स द प्राइस टू चार्ज अ कस्टमर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब बाय टेकिंग द टोटल ऑफ द जॉब्स प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स एंड देन एडिंग 40%। वो कह रहा है कि जो भी कस्टमर को जॉब की कॉस्ट चार्ज करनी होती है वो हम प्राइम कॉस्ट को पहले टोटल करते हैं, देन उसके अंदर ऐड करते हैं ओवरहेड्स, एंड ओवरहेड्स के बाद हम ऐड करते हैं 40%। ये 40% हमारा प्रॉफिट है जी, ये प्रॉफिट ऐड करते हैं। सो ये जो टोटल अमाउंट है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये 140% है। बिकॉज ये जो मैं रेड हाईलाइट करने लूंगा बेटा, 40% पोर्शन तो हमने ये ऐड किया और ये वाली हमारी कॉस्ट है 100। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर एक कस्टमर ने 1400 रुपए पे किए हों, 1400 पे किए हों किसी जॉब के लिए, तो उसमें उसने ओवरहेड्स भी आपको बताए हुए हैं, तो प्राइम कॉस्ट क्या होगी। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। कस्टमर ने पे किया है 1400, कस्टमर ने $1400 पे किए हैं। अब आपको ये इसमें से सबसे पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस करना पड़ेगा। लेस हम इसमें से क्या कर लेंगे, प्रॉफिट, जो कि है हमारा 40%। तो भाई हम इसको लेस करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 1400 की रकम है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी है, 140%, ये है 140%। तो हमने कितनी निकालनी है, 40%। तो हम बेटा क्या करेंगे कि 1400 डिवाइडेड बाय 140, ये अब आपका आ गया 1%। भाई ये $1400 जो हैं ये हैं 140%, क्योंकि 100% तो ये है, प्लस हमने 40% बीच में प्रॉफिट किया था, तो ये टोटल बन गया था 140%। तो $1400 को डिवाइड करेंगे हम 140 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1%। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 40 से, तो ये हमारे पास $40 आ जाएंगे। सो सिंपली 1400 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 40%। तो ये जो 40% का इसका जो आंसर आएगा ये $400 आएगा। तो बेटा बेसिकली ये जो $400 है ये हमारा ये वाला 40% है। ठीक होगी बात। तो अब जब हम इसमें से ये लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1000। अब हम इसमें से लेस कर लेंगे अपनी तीसरी चीज जो कि हमारी ओवरहेड्स है। तो इसमें से हम लेस कर लेते हैं अपने ओवरहेड्स, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि $120 के थे। तो $120 इसमें से ये भी लेस कर लें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $880 का, जो कि हमारी प्राइम कॉस्ट बच जाती है। चूंकि इसमें से हमने ओवरहेड्स भी लेस कर दिए और अपना प्रॉफिट भी लेस कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इज ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बारे में बताना है कि सही हैं या गलत हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, जॉब कॉस्टिंग इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये रॉन्ग कह रहा है, ये तो फॉल्स होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिस्कस किया था
कि जॉब कॉस्टिंग सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है इस ऑप्शन में कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब कॉस्टिंग सूटेबल नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, बैच कास्टिंग इज यूज्ड व्हेन सेवरल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ट्रू है ये वाली ऑप्शन, क्योंकि बैच कास्टिंग हम कब यूज करते हैं, जब बेशुमार प्रोडक्ट्स हम बनाएं और एक जैसी प्रोडक्ट्स बनाएं। भाई दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बैच कास्टिंग में, आइडेंटिकल और सेवरल प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों का जब कॉम्बो बनेगा तो आप बैच कास्टिंग को यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉस्टिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सेपरेट प्रोडक्शन यूनिट्स। जब सेपरेट प्रोडक्शन यूनिट्स आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना हो तो कौन सी कॉस्टिंग हम इस्तेमाल करेंगे, जॉब कॉस्टिंग नहीं। भाई ये तो हम सेपरेट आइडेंटिफाइएबल आइटम या ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैच कास्टिंग नहीं। प्रोसेस कास्टिंग, यस दिस इज द राइट आंसर। प्रोसेस कास्टिंग हम कब यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस किया जाए और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में प्रोड्यूस किया जाए और उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करना मुमकिन ना हो। तो भाई लार्ज प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूस और उसमें सेपरेट आइडेंटिफिकेशन मुमकिन ना हो तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मार्जिनल कॉस्टिंग भी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन ऑफ सैंड फॉर 1 किलोमीटर इन द वीक। भाई इसमें फाइंड करनी है 1 टन ऑफ सैंड, जो रेत है 1 टन की 1 किलोमीटर पे, 1 टन ऑफ सैंड फॉर 1 किलोमीटर। भाई ये बात याद रखनी है कि 1 टन फॉर 1 किलोमीटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 टन फॉर 1 किलोमीटर, अदरवाइज आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। आइए सिनेरियो को देखते हैं। ओवर अ वीक अ ट्रक डिलीवर्ड सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू 2 कस्टमर, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। एक ट्रक ड्राइवर है, उस ट्रक ने कस्टमर ए और कस्टमर बी को रेत डिलीवर की है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए। द ट्रक डिलीवर्ड 6 टन ऑफ सैंड टू कस्टमर ए, कस्टमर ए को 6 टन डिलीवर की गई है, एंड 4 टन टू कस्टमर बी, 4 टन कस्टमर बी को डिलीवर की गई है रेत। ईच कस्टमर डिलीवरी वाज कैरिड आउट सेपरेटली, दोनों को अलहदा अलहदा डिलीवरी की गई। एंड द ट्रक मेड नो अदर डिलीवरीज इन द वीक, उस हफ्ते में ट्रक ने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ ये 10 टन रेत ही डिलीवर की कस्टमर ए एंड कस्टमर बी को। द ट्रक कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर्स, ट्रक ने 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। भाई ये डिस्टेंस कितना आ गया 600, और रेत कितनी आ गई 6 + 4 इज इक्वल टू 10 टन्स ऑफ सैंड एंड 600 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस को कवर किया। एंड कॉस्ट ऑफ $30,000 टू ऑपरेट ओवर द वीक, और टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आई, जो कि 600 किलोमीटर 10 टन रेत को लेकर जाने की थी, वो थी जी $30,000। इसके लिए बेटा हमने फाइंड क्या करना है, 1 टन ऑफ सैंड फॉर 1 किलोमीटर, तो हमने टोटल सैंड निकाल ली थी कि 10 टन सैंड डिलीवर की गई और 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 टन मल्टीप्लाइड बाय 600 किलोमीटर, तो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 6000 टन किलोमीटर। तो बेटा ये हमने याद रखनी है बात, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 टन ऑफ सैंड फॉर 1 किलोमीटर, तो 10 टन सैंड उसने डिलीवर की, 600 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आपके पास टन किलोमीटर आ जाएगा। 30,000 की उसकी कॉस्ट लगी थी, 30,000 डिवाइडेड बाय आप 6000 कर दें, ये 6000 क्या है, टन एंड किलोमीटर इकट्ठे। ये बात आपने याद रखनी है। जब आप इसको आंसर लेंगे तो $5 पर टन किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो हमने ये जो दो चीजें इकट्ठी कही थी, जो मैंने कहा था कि 3 दफा रिपीट किया था, टन किलोमीटर में आंसर निकालना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉसेस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जो को प्रोडक्शन प्रोसेस का लॉस क्रिएट
करने की वजह नहीं होती। 3 वजूहात हैं, जो वजह नहीं होती वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज जो होती है, भाई ये तो हमारा लॉस क्रिएट करती है, ये हमारी रीजन होती है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्पाइलेज हो गई, ये भी वेस्टेज क्रिएट करती है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इवेपोरेशन हो गई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डेप्रीसिएशन, यस, डेप्रीसिएशन किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस क्रिएट नहीं करती, ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन किसके ऊपर चार्ज की जाती है? नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, टाइम के हिसाब से। तो बेटा डेप्रीसिएशन तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस क्रिएट नहीं करती। वेस्टेज, स्पाइलेज, इवेपोरेशन एटसेट्रा, इस तरह की जो चीजें हैं ये आपकी टोटल जितनी इनपुट होती है उसको कम करती हैं। डेप्रीसिएशन टोटल इनपुट को कम नहीं करती, तो जब डेप्रीसिएशन टोटल इनपुट को कम भी नहीं करती तो वो लॉस भी क्रिएट नहीं करेगी। डेप्रीसिएशन तो नॉन करंट एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ येलो कंपनी चार्ज $4,500 फॉर जॉब 322, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द जॉब? भाई एक जॉब की सेलिंग प्राइस दी हुई है जो कि $4500 है और इस जॉब का नाम है जॉब 322। अब ऊपर सिनेरियो दिया गया है और वो कह रहा है कि प्रॉफिट फाइंड करें। कहता है येलो कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एंड विल इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑन जॉब 322। डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम लेस करते जाएंगे जी, ऊपर हमें सेलिंग प्राइस दी गई है और सेल्स में से हम फर्दन सारी चीजों को लेस कर लेंगे तो देख लेंगे कि क्या आता है। $850 के उसके डायरेक्ट मटेरियल हैं। डायरेक्ट लेबर को भी हम लेस कर लेते हैं, तो जी डायरेक्ट लेबर है $1000 की। एंड देन हम अदर एक्सपेंसेस को भी लेस कर लेते हैं जो कि हैं $250 के। एंड देन लास्ट हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी अगर हम लेस कर लें जो कि $340 के हैं। तो भाई अगर हम इन 4 चीज़ों का जो मैंने रेड में सर्कल की हैं, ये हमारी कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर ओवरहेड्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर हम इन चारों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास $2440 आते हैं। तो इस 4500 में से अगर हम 2440 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है $2060। तो ये हमारा प्रॉफिट होएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई उसने सिंपली आपसे प्रॉफिट मांगा है, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन सब को लेस कर देना है इस 4500 में से। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट आर ट्रू? ऊपर दी गई दोनों ऑप्शन में से सच्ची कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोसेस कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल व्हेन आउटपुट यूनिट्स वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर आउटपुट यूनिट्स। भाई गलत बात कह रहा है, कहता है प्रोसेस कॉस्टिंग तब सूटेबल है जब जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से वेरी कर रहे हों। अभी हमने पीछे सवाल किया है कि होमोजीनियस हो, एक जैसी हो और आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल ना हो तो तब प्रोसेस कॉस्टिंग सूटेबल है। इधर ये कह रहा है वेरी हो, तब्दील हो एक दूसरे से, तो भाई जब एक दूसरे से डिफरेंट होएंगी तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग तो सूटेबल होएगी नहीं, फिर तो हमें कोई और कॉस्टिंग मेथड यूज करना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग की सूटेबिलिटी तो कॉन्टिन्यूशन प्लस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए है, वेरी प्रोडक्ट्स के लिए तो प्रोसेस कॉस्टिंग सूटेबल होती ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो गई आपकी फॉल्स, ये तो आपकी ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, when the actual output exceed the expected output an abnormal gain occurs. Yes, this is the right answer. 2 is the right answer. ये कैसे मैं भी बताता हूं आपको। वो कहता है जब एक्चुअल आउटपुट बढ़ जाए किससे? एक्सपेक्टेड आउटपुट से। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 यूनिट्स का रिजल्ट, आप आउटपुट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? 100 केजी की, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आ गई 105 केजी। अब एक्चुअल आउटपुट क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपका जो 100 में से ये जो 5 केजी एडिशनल आया है, 5 केजी, ये क्या है? ये है आपका एबनॉर्मल गेन। तो भाई एबनॉर्मल गेन कब आता है? जब आपकी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से एक्सीड कर जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपकी ट्रू है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द अबव सिनेरियो? ऊपर कोई सिनेरियो दिया गया है, उस सिनेरियो को रिलेट करना है, नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से रिजल्ट कौन सा सूटेबल होगा।
ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करते हुए ए वर्कर मिस्टेकनली सेट द मिक्स टेम्परेचर टू हाई। एक वर्कर ने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसने टेम्परेचर जो है गलती से बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया, रिजल्टिंग इन मोर प्रोडक्ट इवेपोरेशन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस। अब जब उसने टेम्परेचर ज्यादा सेट कर दिया तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगी, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि हमने 100 लीटर जो है वो ऑयल इनपुट किया और जब हमने ऑयल को गर्म करना था तो हमें टेम्परेचर रखना चाहिए था 25, गलती से कर दिया गया 30। अगर हम 25 सेल्सियस रखते तो इवेपोरेशन होनी थी 10 लीटर्स की और हमें रिजल्ट मिलना था 90 लीटर्स का। आउटपुट हमें कितनी मिलनी थी? 90 लीटर्स की। अब जब 30 सेल्सियस कर दिया गया तो इवेपोरेशन हो गई 15 लीटर की, जो कि एक्चुअली 10 लीटर की होनी चाहिए थी लेकिन अब हो गई 15 लीटर की। तो हमें रिजल्ट कितना मिला? 85 लीटर्स का। तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 90 लीटर्स, और हमें रिजल्ट कितना मिला? 85 लीटर्स। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल आउटपुट। ये हमारी क्या थी? 90 की एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो जब एक्चुअल आउटपुट कम हो एक्सपेक्टेड आउटपुट से तो वो आता है जी एबनॉर्मल लॉस। तो भाई ये मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से सिनेरियो समझा दिया। सिंपल सी बात ये वो कह रहा है सिनेरियो में कि जितना उसने टेम्परेचर सेट करना था उतना उसने सेट नहीं किया, ज्यादा सेट हो गया। ज्यादा सेट होने के नतीजे में ज्यादा लॉस हो गया, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उससे लॉस ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी वन बाय वन देख लेते हैं। द नॉर्मल लॉस चेंजेस, नॉर्मल लॉस नहीं आएगा जी। नॉर्मल लॉस तो तब होता जब जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना ही वो रखता और जो इवेपोरेशन है वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के इक्विवेलेंट आती। तो एक्सपेक्टेशन के इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होती तो नॉर्मल लॉस होता, ये तो हुआ नहीं। सी द बिजनेस मेक्स मोर मनी, बिजनेस पैसे कैसे ज्यादा बनाएगा? भाई जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो पैसे कम बनाएगा, कम सेल करेगा, आउटपुट कम मिलेगी तो कम सेल होगी, कम सेल होगी तो कम मनी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, नहीं भाई एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन एक्सपेक्टेड होगी। अगर मोर की जगह पे लेस होता तो ये वाली ऑप्शन भी सही होनी थी, लेकिन इधर मोर लिखा है तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है। बच्चों आई एम होपफुल कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी ने कोई चीज़ मेरे साथ डिस्कस करनी हो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है 00923036864958। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।